अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है, इन नंबरात को कैसे हम कापियों में लिखते हैं, और फिर उसके बाद जब उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, जब हम उसकी तकरीर बना करके पेश करते हैं एक मुनज़्ज़म अंदाज में, तब हम उसको कैसे लिखते हैं। उसमें हमने देखा था कि हम टेबल के अंदाज में टेबल बना करके इस तरह से पेश करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी की बेस पर टेबल बनाते हैं, यानी जितनी मर्तबा तकरार होती है उस चीज को उतने नंबर हम लिख देते हैं। अब आइए हम उसको ग्राफ की शक्ल में, एक पिक्चर की शक्ल में उसको बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन डेटा को हम पिक्चर की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में पेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड से बेहतर होता है किसी चीज को समझने के लिए। अभी आपके सामने मिसाल के तौर पर पिक्चर की क्या अहमियत होती है, या इन डेटा को ग्राफ की शक्ल में दिखाने पर कितनी अहमियत होती है, इसको आप एक एग्जांपल से समझें। अगर आपसे कई बार यह बताया जाए कि नेपाल के पूरब में फला मुल्क है, पश्चिम में फला मुल्क है, दक्षिण में फला मुल्क है, या ऐसे ही भूटान के उत्तर दक्षिण पश्चिम में फला फला मुल्क है, या ऐसे कहा जाए किसी यूरोपियन ममालिक के बारे में कि उसके पूरब में फला मुल्क है, दक्षिण में फला मुल्क है और उत्तर में फला मुल्क है। तो इस तरह से अगर आपको बताया जाए, सिर्फ मालूमात बताया जाए और लिख करके आपको दे दिया जाए, तो उसे आपको कवर करना, उसे आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको पिक्चर दिखा दिया जाता है और पिक्चर से आपसे पूछा जाए कि फला मुल्क के आसपास कौन सा मुल्क है, तो आप उसी पिक्चर को अपने जहन में बैठा करके आप बता सकते हैं कि यहां पर ये मुल्क है, यहां पर ये मुल्क है, यहां पर ये मुल्क है। इसीलिए आप देखेंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा इशू होता है या कोई डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें ग्राफ और परसेंटेज की शक्ल में मुख्तलिफ अशकाल में वो चीज़ें हमें पेश की जाती हैं, ताकि समझने वाले को समझने में आसानी हो, पढ़ने वाले को पढ़ने में मज़ा आए, उसे आसानी से उसे याद कर सके या हिफ्ज कर सके। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो आइए, जो डेटा को हमने कलेक्ट किया है, एक टेबल की शक्ल में हमने बनाया था, उसको अब हम ग्राफ की शक्ल में बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करके उसका एक टेबल बनाते हैं, फिर उस टेबल में मौजूद डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में। ठीक है। तो इस चैप्टर में जब हम ग्राफ बनाएंगे या पाई चार्ट बनाएंगे, तो कौन कौन सी चीजें हम इसमें मेजर तौर पे पढ़ेंगे। पहली चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ग्राफ का सेशन है, बार ग्राफ, एक हो जाएगा हमारा, और दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम्स। ये आपका जो सॉफ्ट कॉपी है किताब का, उसके पेज नंबर 247 में, चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 247, इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, और तीसरा या तीसरी पॉइंट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तकरीबन सेम होता है, बस चंद उसमें डिफरेंसेस हैं, बहुत मामूली। बार ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है, जैसे ये है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या ऐसे ही किताबों में भी कोई इस तरह से बना रहता है, कोई ऐसे बना रहता है, कहीं पे ऐसे, फिर कोई ऐसे, फिर ऐसे।
तो ये क्या हो गया आपका, ये बार ग्राफ हो गया। अब हिस्टोग्राम जो होता है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर है, बस यहां पे देखा आपने ये खाली जगह है, यहां खाली, यहां खाली, यहां खाली, यानी हर डेटा को जिसमें जो प्रेजेंट किया गया उसके बीच में स्पेस है। अब ये जो होगा ये इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, बल्कि आपस में ये जुड़ा हुआ होगा ऐसे, यहां से ये, फिर ऐसे ऊपर का इधर कोई बड़ा है, ऐसे इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से होगा। और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा इस अंदाज में, यानी वो ऐसे जाएगा, सीधे नीचे आएगा इसी में से, जैसे यहां से शुरू हुआ, ये डेटा यहां से शुरू हुआ, यहां से अब आएगा इस पॉइंट पे, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर पॉइंट पे आएगा, फिर इधर पॉइंट पे जाएगा, फिर यहां जाएगा। ठीक है। पॉलीगन का मतलब आप जानते ही हैं, पॉलीगन में होता यह है कि लाइन सेगमेंट, यानी सीधी लाइन जिससे कोई साइड बनता है। इसे जितने भी शेप आपको नजर आ जाए, ये हुआ, या इस तरह का कोई शेप हुआ, या इस तरह का कोई शेप हुआ, या मुरब्बा शक्ल का कोई है, या ऐसे 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 इस तरह कोई शेप हुआ, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन है। तो यहां पे देखें ये जो लकीर बनेगी आपको ऐसे ही ऐसे ऐसे बनेगी। तो उसमें से सबसे पहली चीज हम लेते हैं बार ग्राफ, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसके डेटा को समझते हैं कैसे प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करके उसको एक टेबल में लिखेंगे, फिर उस टेबल को हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज हमें यही करना होगा कि कोई ग्राफ बनाने से पहले जो भी डेटा है हम उसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले ये पता करते हैं कि डेटा हमारे पास क्या है। तो यहां देखें डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। केस क्या है, केस ये है कि क्लास 9 में, आपके क्लास में हमने फर्ज कर लिया कि कुल टोटल कितने तलबा हैं, 40 तलबा हैं। यानी इन योर क्लास 9 there are 40 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 40 तलबा आपकी क्लास में, इसको हमने इज्यूम कर लिया, इसको हमने फर्ज कर लिया। अब हमने ये पता किया कि इन तलबा की पैदाइश किन किन महीने में हुई है। तो जब हमने छानबीन की, हमने डेटा कलेक्ट किया, उनसे पूछा सवालात। देखिए यहाँ पे एक चीज हमने कहा था कि एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी डेटा है, क्योंकि इस मालूमात को मैं कहां से कनेक्ट कर रहा हूं, कहां से कलेक्ट कर रहा हूं, कहां से हासिल कर रहा हूं, डायरेक्ट तलबा से। आपकी क्लास में 40 तलबा से मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पैदाइश कहां कहां हुई, किस महीने में हुई। तो किसी ने बताया जनवरी, किसी ने फरवरी, किसी ने मार्च, किसी ने अप्रैल, ऐसे मुख्तलिफ महीने को मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग बताया। तो पता चला कि जनवरी में 30, फरवरी में 4, मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से टोटल 40 तलबा ने अपने मंथ ऑफ बर्थ को बतलाया और हमने उसको टेबल में बना लिया फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी जनवरी में 3 लोग पैदा हुए, ये 3 तकरार हुआ 40 तलबा की पैदाइश का। अब इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राफ में। और वो ग्राफ हमारा क्या होगा, बार ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ इस शक्ल का होगा। अब कैसे होगा, इसी को हमें यहां पे बनाना है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इसी मैथ में पढ़ा था y एक्सेस और x एक्सेस, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को
कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया जाए, एक्स और वाई की वैल्यू को ग्राफ में कैसे दिखाया जाए, इसको हमने शशनाई के इम्तिहान में पढ़ा था और हमने कुछ इस शक्ल का ऐसे ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, ये हमारा हो गया y और ये हो गया x। अब इसी पर हम उस डेटा को भी बनाएंगे, इस ग्राफ को हम इसी शक्ल का बनाएंगे। हम यहां पे क्या लिखेंगे, ये हो गया y का एक्सिस। अब इस पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी तकरार, फ्रीक्वेंसी हम यहां पे लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, हम महीनों को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी। तो अब हमने महीनों को यहां पे लिख लिया है, यानी वो महीने जिसमें तलबा की पैदाइश हुई उसको हमने यहां पे नोट कर लिया है। अब इस पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे यहां कितनी है, सबसे पहली चीज ये आपको देख लेनी है, फ्रीक्वेंसी यहां पे कितनी है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 6 है। अब यहां पे कम से कम आपको इतने खाने बनाने हैं कि यहां तक 6 आ जाए, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो कम से कम यहां पे आ जाए। तो अगर हम यहां से बनाते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और यहां पे हुआ 0। ठीक है, अब सबसे पहले जनवरी का देखिए आप, जनवरी कहां है, जनवरी सबसे ऊपर है और इसमें कितने तलबा हैं जिनकी पैदाइश जनवरी में हुई, 3। तो आपने यहां पे 3 देखा, यहां पे क्या है, 3। इसके सामने आप आए और यहां से आपने एक वैसे शक्ल बना दी। अब आप देखें यहां पे कितने तलबा, अब आप इसको देख करके ही फौरन बता सकते हैं कितने तलबा जनवरी में पैदा हुए, 3। ऐसे ही फरवरी का आप बनाइए, फरवरी में 4 है, 4 के सामने आइए आप और इसको इसी शक्ल का एक इस तरह से आपका ये दूसरा शक्ल बन गया। अब मार्च में कितना है, 2 है, आप 2 के जगह पे आए और इस तरह से आपने मार्च में बना दिया कि मार्च में 2 तलबा पैदा हुई। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, डायरेक्टली सीधे देख सकते हैं, इस ग्राफ को देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि कितने तलबा जनवरी में पैदा हुए, कितने तलबा मार्च में पैदा हुए। अब आपको इस टेबल को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। अब देखिए हमारे पास ग्राफ बनकर के रेडी है, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। इसे क्या कहते हैं, बार ग्राफ। ये हमारा बार ग्राफ बनकर के रेडी है। अब इसमें अगर आपसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो आपको इस टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को देख करके ही आप तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं, जो जवाब आप उस टेबल को देख करके देते, आप इस ग्राफ को देख करके ही दे सकते हैं। अगर इसको मान लीजिए हमने ढक दिया और आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा पैदाइश किस महीने में हुई है तलबा की, तो आप डायरेक्टली कहेंगे अगस्त का महीना। कितना, आप जाकर के देखें यहां पे किसके निशान पर है, ये 6, यानी 6 तलबा अगस्त के महीने में पैदा हुई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किस महीने पैदा हुए, आप सीधे ग्राफ को देखिए, सीधे उस लाइन को देखिए जो सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी ग्राफ बनी हुई है, सबसे छोटा जो पिलर है उसको आप देखें, ये जून है। जून में कितने तलबा पैदा हुई, सिर्फ 1 तालिब इल्म की पैदाइश हुई जून के महीने में 40 में से। ऐसे ही अगर कहा जाए कुछ ऐसे तलबा को बताइए जिनमें
जिनकी पैदाइश कितने ऐसे तलबा हैं जिनकी पैदाइश मान लीजिए फरवरी के महीने में हुई, आप फरवरी पे जाएं डायरेक्ट कितने 4 तलबा पैदा हुई। और यही चीज आपको यहाँ टेबल में भी दिख रही थी, टेबल में भी मिल रही थी। अगर आपसे कहा जाता अगस्त में कितने पैदा हुए, आपने यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें ग्राफ में भी जाएं, यहाँ पे 6 का निशान है और ये जो पिलर बना हुआ है ये 6 के बराबर है। ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे जो वेरिएबल है वो महीने हैं, जो 12 महीने हैं वो वेरिएबल है। और इन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहां पे तलबा की पैदाइश है, नंबर ऑफ बर्थ है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ है इस महीने में। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछे कि सितंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, आप डायरेक्टली यहां पे जाएं और देखें ये किसके पास है, आप कह सकते हैं कि 3 तलबा पैदा हुए। ऐसे ही आप जैसे आपसे दिसंबर में पूछा जाए, ऐसे ही पूछा जाए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुल कितने पैदा हुए, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 आपने जोड़ दिया, आपने बता दिया 12। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख करके हम इसी तरह से चीजों को याद कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अब बताएं कि इसको देख करके, इसको समझ करके और फिर इसको देख करके हमको आसानी होगी किसी चीज को याद करने में, या इन नंबरों को जो वैसे रैंडमली लिखे हुए हैं, कोई नीचा कोई बड़ा कोई ज्यादा कोई कम, और इस तरह के नंबर अगर बहुत ज्यादा लिखे हो तो आपको कैसे, आप इसको कैसे बता पाएंगे। लेकिन अगर एक पिक्चर, अगर इस तरह का एक नंबर हो जो तकरीबन यहाँ पे तो महीने हैं, लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जो गांव की बुनियाद पर हो या डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर हो, तो कम से कम गांव निकल कर आ जाएंगे 200-400। 200-400 में बहुत सारे नंबर होंगे, उनका आपके जहन में बैठाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर 200-400 का ऐसे ही ग्राफ बना दिया जाए तो आप उसमें जैसे ही ग्राफ आपके सामने आएगा, आपकी नजर सबसे पहले उसमें कौन सा सबसे बड़ा पिलर है उस पर पहुंच जाएगी और बता सकते हैं कि फला गांव में सबसे ज्यादा लोग मतलब आबाद है, फला गांव की सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे ही अगर आप पिलर को देख करके फौरन बता देंगे कि सबसे छोटा पिलर कौन सा है, आपकी नजर डायरेक्टली वहां पे जाएगी और आप बता सकेंगे कि सबसे कम आबादी फला गांव में है। तो ग्राफ का या पिक्चर का सबसे बड़ा यही फायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड से बेहतर है। अगर आपके बारे में किसी की शक्ल सूरत, किसी की खूबसूरती, किसी की अच्छाइयां, किसी का कलर, किसी का कद, उसका मोटापा, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ बताया जाए और आपको कई घंटे उसको एक्सप्लेन किया जाए, कई घंटों तक उसको बताया जाए ऐसे है वैसे है ऐसे है वैसे है, फिर भी आप उसे सही से इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसी आदमी की पिक्चर, उसकी फोटो या उसी आदमी को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि उसका कद कितना है, आप फटाफट जवाब देंगे तकरीबन इतना। आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे इतना, क्योंकि आपने उसको नापा या तौला नहीं है, लेकिन आप एस्टिमेशन करके बता सकते हैं कि इतना मोटा है, इतना चौड़ा है, इतना उसका कद तकरीबन हो सकता है, इतना किलो उसका वजन हो सकता है, उसका कलर इस तरह है, वो फला कपड़ा पहने हुई है, ऐसे है वैसे है, जूता है या नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको देख करके आप बता सकते हैं। लेकिन अगर यही सारी इंफॉर्मेशन लिखित रूप में हो तो आपको याद करने में, आपको समझने में बड़ी परेशानी होगी। तो सबसे बड़ा फायदा होता है ग्राफ का। इसीलिए आप देखेंगे जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वहीं पर ग्राफ की शक्ल में भी चीजों को दिखाया जाता है। खास तौर से जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्राफ की शक्ल ही में दिखाया जाता है। तो ये रहा आपका आज का दर्स, और इसी से मुतालिक हम आपको एक वाजिब देंगे, एक होमवर्क देंगे और आपको उसे कंप्लीट करके मेरे पास भेजना है।